हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। माई सेल्फ संजय राय और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और वो क्लास 11th का है टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों? तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला कि उसको एनर्जी मिले, ऑक्सीजन मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, शुद्ध हवा मिले, और दूसरा उसको शुद्ध बिल्कुल प्योर फूड मिले, जो कि आज के समय में बिल्कुल मुश्किल है। तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों? हमको जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है। लेकिन वो फूड एनर्जी कब प्रोवाइड करेगा? जब वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सो सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन इन विच द रेस्पिरेटरी फ्यूल याद रखिएगा बच्चों कि हर वक्त ग्लूकोज ही होता है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होता है? वो ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज होता है तो ये ब्रेक होता है इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होगा, और जब ये ब्रेक होगा ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में तो इससे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, जिसमें से कुछ एनर्जी हम क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। और जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो किस में स्टोर करते हैं? एटीपी में। किस में स्टोर करते हैं? एटीपी में। तो कितना एटीपी में स्टोर करेंगे? पूरी एनर्जी स्टोर कर लेंगे? तो आपको पता है कि पूरी एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती है। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी और कितने एटीपी में स्टोर होगी? 38 एटीपी में एनर्जी स्टोर होगी। अब कितना एनर्जी स्टोर होगी ये याद रखिएगा कि एक एटीपी जब हाइड्रोलाइज होता है तो इससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। तो अगर हम 38 को 7.3 से मल्टीप्लाई कर लें तो लगभग हमको पता चलता है कि 277 पॉइंट समथिंग किलो कैलोरी एनर्जी हम स्टोर कर पाते हैं। तो टोटल एनर्जी कितना निकला? टोटल एनर्जी निकला 686 किलो कैलोरी एनर्जी। बट हम कितनी एनर्जी यूज कर पाए? हम कितनी एनर्जी यूज कर पाए? केवल इतनी एनर्जी ही यूज कर पाए। रेस्ट ऑफ एनर्जी क्या हो गई? मोर देन 400 एनर्जी क्या हो जाएगी? वेस्ट होगी। किस फॉर्म में वेस्ट होगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में वो वेस्ट होगी। और यही हीट एनर्जी क्या करती है? इट कीप द बॉडी वार्म। ये हमारी बॉडी को क्या रखती है? हमेशा वार्म रखती है। तो एटीपी को हम क्या करते हैं? एटीपी में एनर्जी स्टोर होती है और ये इंस्टेंट एनर्जी हमको रिलीज करेगी। इसलिए एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लेकिन एनर्जी आई कहां से? एनर्जी आई किससे? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? इट इज अ फ्यूल ऑफ द सेल। क्लियर? तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? अब इसको डिफाइन करें तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन इन विच द रेस्पिरेटरी फ्यूल ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, and it release a huge amount of energy in which some energy is stored in the form of ATP, that is called respiration. Clear? अब respiration दो तरह का होता है। ये respiration दो तरह का होगा, और ये जो respiration या इसको हम कह सकते हैं type of respiration on the basis of substrate। सबस्ट्रेट का मतलब हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं रेस्पिरेशन में। अगर हम फ्यूल यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट, अगर रेस्पिरेशन में हम फ्यूल यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट, या अगर हम यूज करते हैं हम फैट्स, इन दोनों में से किसी को भी एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल यूज करते हैं तो दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं, और दैट इज गुड, यही होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन में प्रोटीन को यूज कर लेंगे एज अ फ्यूल, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या यूज हो रहा है? प्रोटीन, देन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होगा, और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इज नॉट गुड बेटा। अगर प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन किसी भी इंडिविजुअल में स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि प्रोटीन को आपने एज अ फ्यूल यूज किया। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। इससे हमारी बॉडी का
नए नए सेल, नए नए टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और अगर ये एज अ फ्यूल यूज होने लगा तो इसका मतलब आपने क्या किया, अपने बॉडी के एक सेल को यूज कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपके बॉडी के सेल डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। तो कभी भी प्रोटीन को एज अ फ्यूल यूज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इज नॉट अ गुड रेस्पिरेशन। क्या होना चाहिए, हमेशा कौन सा रेस्पिरेशन होना चाहिए, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होना चाहिए। क्लियर। तो रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन का जो टाइप है वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल है, रेस्पिरेटरी फ्यूल कि कौन सा फ्यूल आपने यूज किया है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है। क्लियर। इसके बाद आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक एंड एनएरोबिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो याद देखिए डिफरेंस यहां बता रहा हूं आपको कि हमेशा रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होगा, रेस्पिरेटरी फ्यूल इज ऑलवेज ग्लूकोज। हर ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी हमको किससे मिलती है, इन ऑल द ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम द ग्लूकोज, इसलिए ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी फ्यूल बोलते हैं। अब सबसे पहले जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड। ग्लूकोज कहां कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, ये कहां होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों साइटोप्लाज्म में ही होता है बेटा, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब ये ग्लूकोज इस पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें क्या यूज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना ही कार्बन ऑक्सीजन यूज हो रहा है। इसका मतलब एक तरह से इसका कैसा ब्रेकडाउन हो रहा है, एनएरोबिक ब्रेकडाउन हो रहा है। अब याद रखिएगा ग्लूकोज यहां कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, और ये पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। और इस पूरे प्रोसेस में आपने कहा कहीं कार्बन रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो आप बताएंगे ग्लाइकोलिसिस इज अ एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड। ठीक। अब ये वाला जो स्टेप होता है बिल्कुल कॉमन स्टेप है, वो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, हर जगह होगा। ये इसके बाद ही डिसाइड होगा कि रेस्पिरेशन एरोबिक है कि एनारोबिक है। अब सपोज करो कि यहाँ ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद क्या हो, ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा उस केस में क्या होगा, पायरुविक एसिड अगर वो ऑर्गेनिजम्स प्लांट होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में। किसमें, इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और अगर वो एनिमल्स होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर वो एनिमल्स होगा तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा और एनर्जी दोनों में सेम ही होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन क्या होगा, ये पायरुविक एसिड इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, ये भी थोड़ा सा प्रोसेस के थ्रू होगा। ये पूरा प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा थ्रू द क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। इसका मतलब अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है तो उसमें 3 स्टेप मिलेगा, एक होगा ग्लाइकोलिसिस और उसके बाद होता है क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये दोनों स्टेप कहां होंगे, ये दोनों स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। और ये वाला स्टेप कहां हुआ था, ये स्टेप साइटोप्लाज्म में हुआ था। इसकी खोज किया था, इस ग्लाइकोलिसिस की खोज किया था एम्बेडेन, मेयरहाफ एंड पार्नास ने, इसलिए इसको EMP पाथवे भी कहते हैं, EMP पाथवे भी कहते हैं।
क्लियर? ओके।